और हमने सेट नंबर 1 कंप्लीट किया। और आज के वीडियो में हम देखेंगे सेट नंबर 2। तो चलिए क्लास का शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का कौन सा राज्य तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। अब यहाँ पर हमको समझना है, इसके लिए हमको सबसे पहले इंडिया का मैप का जानकारी होना चाहिए। अगर आप इंडिया का मैप देखिएगा तो ये आपके सामने इंडिया का मैप है। अब यहाँ पर आप जैसे देखिए कि इंडिया के मैप में यहाँ पर हमको जानना है किसके साथ कौन सा बाउंड्री लगा रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन में देखिएगा असम है, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, यानी सारा आपका नॉर्थ ईस्ट का है। तो हम जब आते हैं नॉर्थ ईस्ट पर यानी उत्तर पूर्वी राज्य पर, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सिक्किम। अगर आप इसके बारे में समझिएगा तो सिक्किम का, अगर हम भारत में विलय का बात करेंगे तो 36वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 16 मई 1975, आप ईयर भी याद रखिएगा, 16 मई 1975, यानी कि संविधान में 36वां संविधान संशोधन हुआ। क्योंकि सिक्किम जो है यह पहले भारत का अंग नहीं था। सिक्किम जो है यह पहले भारत का अंग नहीं था। यहाँ पर पहले एक वंश चलता था, उस वंश का नाम था नामग्याल वंश, और जहाँ के राजा चोंग्याल शासनकाल में थे। और यह सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। और यह अभिन्न अंग कब बनाया गया? तो 16 मई 1975 को संविधान में 36वां संशोधन करके सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा सिक्किम का बाउंड्री, तो सिक्किम आपका इधर से वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री लग रहा है, इधर आपका नेपाल, चाइना और तिब्बत के साथ बाउंड्री लग रहा है। हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। तो आपके सामने 4 स्टेट था, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा सिक्किम। जो सिक्किम है वो हमारा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। इसके लिए आपको मैप का जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये जानना होगा किसके साथ कौन सा बाउंड्री बन रहा है। अब जैसे हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का बात करेंगे, आप अगर ये देखिए नॉर्थ ईस्ट का, तो आपसे होता है क्या है कि पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो नॉर्थ ईस्ट है इसका आपसे किसी भी राज्य का राजधानी या मुख्यमंत्री का नाम पूछेगा। जैसे आपके सामने यहाँ पर असम है, असम का राजधानी है दिसपुर, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, और फिर आपका सिक्किम, और सिक्किम का गैंगटोक। और हम सिक्किम में ही पॉइंट बताया कि सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 16 मई 1975 को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर पहले नामग्याल वंश का शासनकाल चलता था। अब जैसे देखिए त्रिपुरा के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है। वो पॉइंट क्या है कि जो त्रिपुरा है ये 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आपसे पेपर में क्वेश्चन बनता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि वो हमारा राज्य है त्रिपुरा। ये जो त्रिपुरा है ये हमारा तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट में आप ये भी याद रखिएगा असम में, कि जो असम है ये बांग्लादेश के साथ 2 बार बाउंड्री शेयर करता है। बांग्लादेश के साथ 2 बार बाउंड्री शेयर करता है। यहां पर आपको हम 2-3 पॉइंट बताए हैं, आपको ये पॉइंट समझना है कि तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। और बांग्लादेश के साथ 2 बार बाउंड्री कौन शेयर करता है? तो वो करता है आपका असम। अब यहां पर हम पश्चिम बंगाल में एक पॉइंट जानिए कि जो पश्चिम बंगाल है ये बांग्लादेश के साथ मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है, सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। ये आपको 4-5 पॉइंट जो बताए हैं सारा पॉइंट आपको जानना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ पर देखिए जंगलों से ढका हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है, यानी ये आपसे पूछना चाह रहा है कि हमारा भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग में आपका फॉरेस्ट है यानी वन है। अगर हम भारत का क्षेत्रफल का बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। आप पॉइंट समझिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पूरा विश्व का लगभग 2.42% एरिया कवर करता है। यानी कहने का मतलब क्या है समझना है, यानी पूरा विश्व यानी हमारा पृथ्वी जो है, अगर हम मान के चलते हैं कि पूरा पृथ्वी अगर 100% है तो 100% में से 2.42% जो है इंडिया का एरिया है। तो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये पूरा आपका इंडिया का एरिया में से, अब यहाँ पर समझिएगा फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है। जैसे यहाँ पर आपको बता दें कि देहरादून से हर 2 साल पर, हर 2 वर्ष पर आपका पर्यावरण रिपोर्ट आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पर्यावरण रिपोर्ट यानी कि इसको हम बोलेंगे वन रिपोर्ट कहाँ से पब्लिश होता है। तो आपको याद रखना है कि वन रिपोर्ट देहरादून से पब्लिश होता है और कितने साल पर होता है, 2 साल पे होता है। इसका शुरुआत कब हुआ, इसका शुरुआत हुआ था 1987 में, यानी कि जो पर्यावरण रिपोर्ट है इसका शुरुआत हुआ 1987 में। और इस रिपोर्ट को प्रेजेंट कौन करता है ये भी आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है पर्यावरण मंत्री के द्वारा, पर्यावरण मंत्री के द्वारा। और अभी वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव। अभी हर 2 साल में पर्यावरण रिपोर्ट आता है और आपका इसका शुरुआत होता है 1987 से। और इस बार जो आपका आया हुआ है ये आपका 2023 का रिपोर्ट है, क्योंकि 2025 का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। और 2023 में जो 18वां नंबर का रिपोर्ट आया था इसमें यह बताया गया कि लगभग आपका 8,27,351 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका अप्रोक्सीमेट डेटा है, यानी कि लगभग आपका 8,27,351 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये आपका वन और वृक्ष मिला करके है। यानी कि समझिए वन और वृक्ष यानी कि जंगल और पेड़ मिला करके आपका कितना है, 8,27,351। अगर आप देखिएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32 लाख, और वन और वृक्ष मिला है कितना है तो 8 लाख, यानी बोल सकते हैं कि लगभग आपका 25% के आसपास। ये कितना परसेंट में है, तो ये आपका अप्रोक्स में आपका 25.41% है। अब ये 25.41% में 21.76% आपका वन है और आपका लगभग 3.41% जो है ये आपका वृक्ष है। ये आपको डेटा याद रखना है, बस आप अप्रोक्स में याद रखिए 21 पॉइंट कुछ जाएगा लगभग और 3 पॉइंट कुछ जाएगा आपका वृक्ष में। यानी हम बोल सकते हैं कि वन और वृक्ष मिला करके लगभग आपका 25 पॉइंट कुछ प्रतिशत आएगा, ठीक है, यानी आपका 25.5 के आसपास। तब हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन में क्या है। अब यहाँ से जंगलों से कितना परसेंट ढका हुआ है, ठीक है, तो जब 25.41 के आसपास है यानी कि हमारा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमको ऑप्शन में करीब दिखा है 26%। देखिए हम यहाँ चाहते तो ऑप्शन में आपका ये वाला लिख सकते थे, लेकिन पेपर में जो एग्जैक्ट आपका ऑप्शन आया हुआ है 20%, 23%, 26 और 28%। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो पर्यावरण रिपोर्ट है ये आपका हर 2 साल में आता है। इसको प्रेजेंट किया जाता है भारत के पर्यावरण मंत्री के द्वारा, और वर्तमान में जो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव। आपका 2023 का जो 18वां रिपोर्ट आया था इसमें बताया गया था कि लगभग आपका 8 लाख जो है क्षेत्रफल वन और वृक्ष मिला करके है, जिसमें से 21% आपका वन है और लगभग 3.5% वृक्ष है, यानी कि दोनों मिला के 25.41%। यहाँ जंगल देखिए वन और वृक्ष मिला करके हम जंगल बोले हैं। अगर सिर्फ वन होता, यहाँ पॉइंट समझना है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ वन होता कि वन कितना परसेंट है, और तब हम जाते लगभग आपका 21% के आसपास, 21.7% के आसपास जाते। लेकिन हमारे पास जंगल बोला है तो जंगल का मतलब वन और वृक्ष मिला करके होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 26%। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है।
यानी भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, उत्तरी बिंदु। अगर हम उत्तरी बिंदु का बात करेंगे तो आप पहले यहाँ पर थोड़ा समझिए, इंडिया का मैप से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इंडिया का मैप का और ध्यान दें, यहां पर ध्यान देना है, जैसे ये आपका जो आ जाएगा सबसे साउथ वाला पॉइंट आएगा, ऊपर में आपका जाएगा लद्दाख वाला एरिया में सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट, इधर आपका सबसे ईस्ट में है और इधर आपका वेस्ट में है। और आपको चारों पॉइंट का नाम याद रखना है, यहां ध्यान देना है। अगर हम सबसे नॉर्थ पॉइंट का बात करेंगे, इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है इंदिरा कॉल, और ये कहां पर है? तो ये आपका लद्दाख में है। अगर वैसे ही हम बात करते हैं कि सबसे ईस्ट वाला पॉइंट यानी पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो ये आपका है वालांगू। और वालांगू कहां पर? ये आपका अरुणाचल प्रदेश, वालांगू अरुणाचल प्रदेश। अब हम यहां आएंगे आपका वेस्ट पॉइंट यानी कि पश्चिम बिंदु, इसका भी आपको नाम याद रखना है। ये आपका गुजरात में है, इसका नाम है गौहर माता। गौहर माता। आपको चारों पॉइंट का नाम याद रखना है, जैसे पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश, इसी को हम बोलते हैं किबिथु, ये भी याद रखिएगा, कहीं कहीं इसी का नाम मिलेगा आपको किबिथु, वालांगू मिले या किबिथु मिले, ठीक है। उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल लद्दाख में, पूर्वी बिंदु वालांगू या किबिथु अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बिंदु आपका गुजरात में गौहर माथा। और कौन सा लाइन है? तो सरक्रिक लाइन, ये भी याद रखिएगा, सरक्रिक लाइन। अब हम बात करते हैं सबसे साउथ पॉइंट का। अब यहां पर आप साउथ पॉइंट समझिए, अगर लैंड बाउंड्री बोलेगा तो आपका साउथ पॉइंट का नाम होगा कन्याकुमारी, यानी इसी को बोलेंगे केप कोमोरिन, कन्याकुमारी या केप कोमोरिन, ये आपका सबसे साउथ में है। लेकिन लैंड बाउंड्री, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि आपका एक आइलैंड है, इसका नाम है अंडमान निकोबार, यहां पर है आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और इसी का पहले नाम था पिगमिलियन पॉइंट। तो ये आपको चारों पॉइंट समझ में आया। अगर आपसे पूछे कि भारत का पूर्वी बिंदु, देखिए आपको चार याद रखना है, यहां ध्यान दीजिए, कौन कौन सा चार याद रखिएगा। यहां पूर्व का बात करेंगे तो पूर्वी बिंदु का नाम आपका है किबिथु, या इसी को बोलेंगे वालांगू। पश्चिम का नाम है गौहर माता, उत्तर का नाम है इंदिरा कॉल, और दक्षिण का नाम है इंदिरा पॉइंट। अगर क्वेश्चन में लैंड बाउंड्री देगा तब आपका होगा कन्याकुमारी, केप कोमोरिन, अगर नहीं दिया है तो इंदिरा पॉइंट होगा। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल। अब आता है अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। समझिए, अगर हम कर्क रेखा का बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं कि सपोज ये हमारा मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। अब ये अगर पृथ्वी है तो इसके बीच से एक लाइन पास हो रहा है, ये 0 डिग्री, और ये जो 0 डिग्री है इसको हम बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश को बोलेंगे विषुवत रेखा। क्या बोलेंगे इसे? विषुवत रेखा, यानी कि इक्वेटर लाइन। अब इसी के ऊपर एक लाइन जाएगा, इसका वैल्यू 23.5 नॉर्थ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और आपके यहाँ नीचे में 23.5 साउथ, इसको बोलते हैं मकर रेखा। समझिएगा, जैसे हम बात किए कि पृथ्वी पर हमारा जो अक्षांश लाइन है इसको हम बोलेंगे अक्षांश, यानी लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे अक्षांश यानी लैटिट्यूड। और ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश जो है इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, या इसी का नाम होता है भूमध्य रेखा। क्या नाम होगा? भूमध्य रेखा, या इसको बोलेंगे इक्वेटर लाइन। इसके ऊपर जाएंगे 23.5 नॉर्थ, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
और 23.5 साउथ मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये जो कर्क रेखा है यहां समझिएगा, ये आपका इंडिया से का बीच से पास कर रहा है। अब ये कितना राज्य से पास करता है आपको ये समझना है। अगर हम बात करें कितना राज्य से पास कर रहा है, तो सबसे पहले आपका होगा गुजरात, और ये जो हम बता रहे हैं सीक्वेंस में बता रहे हैं पश्चिम से पूरब की ओर, गुजरात के बाद राजस्थान, थर्ड में हमारा है मध्य प्रदेश, फोर्थ में है छत्तीसगढ़। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको ये 8 राज्य का नाम याद रखना है और सीक्वेंस में, क्योंकि पेपर में क्या करता देगा आपको अरेंज करने के लिए पश्चिम से पूरब। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरता है। अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद रखना है। तो वो 2 पॉइंट कौन कौन सा याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि राजस्थान का राजधानी जयपुर कर्क रेखा से सबसे दूर है, और झारखंड का राजधानी रांची कर्क रेखा के सबसे समीप है। ये आप 2 पॉइंट याद रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरता है? तो कितना राज्य हो गया? 8 राज्य हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? 8। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार। अब यहां पर आपको भारत का देशांतरीय विस्तार से पहले आपको हम इंडिया का मैप ही दिखा दे। पहले देखिए, अगर आप इंडिया का मैप देखिएगा तो यहां पर ध्यान देना है, ये नीचे में एक लाइन जाएगा, इस लाइन का वैल्यू है 8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर में जो लाइन गया है इसका वैल्यू है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यहां पर जो है इसका है 68 डिग्री 7 मिनट से, और यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमारा भारत का जो है विस्तार है। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था? तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए, यानी कि भारत का देशांतरीय विस्तार। तो आप कैसे याद रखिएगा, नीचे में आपका 8 डिग्री 4 मिनट, यहां से लेकर ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका नॉर्थ साउथ हो गया। ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमारा भारत का जो है विस्तार है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, और नीचे में आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो ये जो लाइन है यानी उत्तर से दक्षिण का, इसका लेंथ, और यहाँ जो पूरब से पश्चिम इसका लेंथ, आपसे पूछता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है और पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि आपका पूरब से पश्चिम भारत का विस्तार कितना है, और आपका उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कितना है। ये दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स करिएगा कि भारत का पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, कितना किलोमीटर में है। ये आपको हम वैल्यू बता दिए कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? तो हमारा हो जाएगा हाँ, ऑप्शन नंबर ए, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो हमारा आंसर हो गया ए नंबर। तो यहां तक क्लियर है। तो आपको जो पॉइंट बता रहा सारा आपके इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है कि भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन किस लॉन्गिट्यूड को माना जाता है। देखिए, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझिएगा। आप यहां ध्यान दीजिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। इसलिए जो हमारा पृथ्वी को 2 पार्ट में जो डिवाइड कर रहा है ऊपर से नीचे, ये हमारा कहलाएगा लैटिट्यूड, इसको हम बोलेंगे अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड। अब जैसे एक लाइन आपका आएगा
पूरब से, ये उत्तर से दक्षिण में जो काटेगा, यहां ध्यान देना है। अब ये जो कहलाएगा इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर। तो ये अक्षांश हुआ, ये देशांतर हुआ। अब हमारा इंडिया जो है यहां पर है, हम मान के चल सकते हैं कि इंडिया हमारा इधर है। अब ये देखिए यहीं से बीच से आपका कर्क रेखा पास करता है, आपको जानकारी होगा तो। यहीं से हमारा कौन सा लाइन पास कर रहा था, यहीं से हमारा पास कर था कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी से पहले वाला क्वेश्चन में था जो कितना राज्य से गुजरता है, तो ये आपका भारत से पास किया। अब जैसे ये तो पास किया तो इसका वैल्यू है 23.5, लेकिन अब यहां से एक लाइन पास करता है जो मानक समय रेखा है, इसका हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको ये लाइन का वैल्यू याद रखना है, इसका वैल्यू है 82.5, 82.5 पूर्वी देशांतर। आप इसका वैल्यू याद रखिएगा, 82.5 पूर्वी देशांतर। अब जैसे यहां समझिए, जैसे आपको हम बता कर्क रेखा जो है 8 राज्य से गुजरता था, वो 8 राज्य का नाम बताएं। उसी तरह से ये जो है 5 राज्य से गुजरता है, तो ये 5 राज्य का नाम जानना है कौन कौन सा है। सबसे पहला आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक आपका आंध्र प्रदेश। और ये जो हम राज्य का नाम लिखे सीक्वेंस में है, यहां से आपका सीक्वेंस में है, तो कितना हो जाएगा हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए, पूर्व और पश्चिम दोनों है, तो आपको पश्चिम के साथ नहीं जाना है, पूर्व के साथ जाना है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना कौन कौन सा स्टेट से पास करता है। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिएगा अब ये क्वेश्चन कि भारत के बंटवारे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के बंटवारा। अब आपको पता है कि जैसे भारत का बंटवारा कब हुआ था, तो आप याद करिए कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। अब इसी समय आजाद हुआ और कहा गया कि 2 अलग अलग संप्रभुत्व राष्ट्र बनेगा, एक राष्ट्र का नाम होगा भारत और दूसरा का नाम होगा पाकिस्तान। 2 राष्ट्र बनेगा, एक का नाम होगा भारत, दूसरा का नाम होगा पाकिस्तान, और दोनों अपना अपना में स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने का मतलब है कि अपना फैसला लेने के लिए आजाद है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान जो है दोनों एक संप्रभु राज्य बनाया गया, अलग देश बनाया गया, संप्रभु राष्ट्र बनाया गया। संप्रभु का मतलब होता है फैसला लेने का आजादी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 2 अलग अलग संप्रभुत्व राष्ट्र का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान। और उस समय जब पाकिस्तान जब अलग हुआ था, तो आपको याद रखना है कि उस समय पाकिस्तान एक ही था, यानी पाकिस्तान आपका एक ही था, एक आपका पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा आपका है पश्चिमी पाकिस्तान। तो आपका पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों आपका एक था, ये बाद में चल के दोनों अलग हुआ और तब आपका पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान का बांग्लादेश, यहां समझना है, और पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान का पाकिस्तान देश, यानी बाद में चल के अलग हुआ है, 1971 के बाद है। लेकिन जब 1947 में जब देश आजाद हुआ था ना, उस समय आपका पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान एक ही था और दोनों को मिलाकर के आपका भारत से अलग किया गया था, ठीक है। अब यहाँ ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि भारत के बंटवारे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ ध्यान देना है, पूछा है गलत है, यानी आप यहाँ पर गलत बोला है तो कोई ना कोई एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगा। तब कौन सा गलत ये जानेंगे। भारत और पाकिस्तान 2 संप्रभु राष्ट्र बन गए, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो पहला स्टेटमेंट है सही है। दूसरा है कि 2 राष्ट्र, ये पंजाब और बंगाल को धार्मिक आधार पर बांटा गया था। हाँ, ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो 2 राज्य, एक पंजाब और एक बंगाल को, यानी पंजाब को और बंगाल को धार्मिक आधार पर बांटा गया। किस आधार पर बांटा गया था, तो धार्मिक आधार पर बांटा गया था, तो ये भी हमारा सही होगा। फिर हमारा है 2 राष्ट्र सिद्धांत लागू किया गया, अभी आपको बताएं
कि दो राष्ट्र का सिद्धांत लागू हुआ। और उसके बाद हमारा है कि पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान एक साथ नहीं थे। देखिए हम क्या बताएं कि जब आजाद हुआ था उस समय एक साथ थे, भले बाद में चल के अलग हुआ पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान, लेकिन जब देश आजाद हुआ था उस समय दोनों आपका एक साथ थे। तो ये वहां नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते ये भी क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। देखिए जो हमारा देश आजाद हुआ ना 15 अगस्त 1947 को, जो 15 अगस्त 1947 को जो देश आजाद हुआ, तो ये देश आजाद होने के समय देश आजाद होने के समय जो गवर्नर थे इनका नाम याद रखिएगा, माउंटबेटन। क्या नाम था गवर्नर का? तो माउंटबेटन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय गवर्नर कौन थे? तो माउंटबेटन। और माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को, ये डेट आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है पहले, कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाया, जिसको कि हम माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम से जानते हैं? तो माउंटबेटन प्लान यानी माउंटबेटन योजना। यानी 3 जून 1947 को भारत के गवर्नर यानी कि अंग्रेज थे, गवर्नर जनरल माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बनाया गया। और इसी योजना के तहत सबसे पहला काम हुआ था कि देश का विभाजन, और दूसरा काम हुआ था कि संविधान सभा का भी विभाजन, संविधान सभा का विभाजन। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन है ये किसका योजना था? तो माउंटबेटन योजना था। कब प्रेजेंट हुआ? देखिए पेश हुआ था, इसने अपना योजना बनाया 3 जून 1947, लेकिन इस योजना को लागू किया गया था, पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। कब पारित हुआ? आपको डेट याद रखना है, 18 जुलाई 1947 को। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? हमारा आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? समझिएगा, ये हम गवर्नर जनरल का बात कर रहे हैं। देखिए जैसे आपको पता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आया था व्यापार करने के लिए, और व्यापार करने के साथ साथ भारत में ही उसने अपना जो राज्य में भी दखल देने का काम शुरू किया। इसके लिए आपको 1773 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो आपसे पूछता है कि पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था? तो आप क्या बताइएगा? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया उस समय जो पहला गवर्नर बनाया गया बंगाल का, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल, आपको नाम याद रखना है, इनका नाम था वारेन हेस्टिंग। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग। यहां समझिएगा क्या नाम था गवर्नर का? तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अब ये वारेन हेस्टिंग का जो शासनकाल था 1774 से 1785, ऐसे तो ये 72 में आ गया था, लेकिन 1774 से ये इसका गवर्नर के रूप में काम शुरू हुआ बंगाल का। और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि पहला गवर्नर थे जिन पर कि महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। पहला गवर्नर जिस पर महाभियोग प्रस्ताव, महाभियोग का मतलब क्या होता है? महाभियोग का मतलब होता है इंपीचमेंट। तो महाभियोग का मतलब इंपीचमेंट यानी कि उसको पोस्ट से हटा देना। तो आपसे पूछे कि भारतीय इतिहास में ऐसे कौन से गवर्नर थे जिन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था? तब क्या नाम बताइएगा? वारेन हेस्टिंग। और ये पहले गवर्नर थे बंगाल के। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बने थे। अब यहां पर यह भी याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग ने 1781 में 1781 में मदरसा बोर्ड का स्थापना किया।
मदरसा बोर्ड का स्थापना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए हमारा क्या 1798 का बोल रहा है। अब 1798 में उस समय गवर्नर बन के आए थे वेलजेली। जैसे देखिए, आपको अगर हम क्रम बताएं तो 1774 से लेके 1785 तक क्या नाम बताएं? वारेन हेस्टिंग। फिर आपका 1786 से लेकर के आपका 1793 तक आपको नाम याद रखना है कर्नवालिस। आगे चल के आपको नाम बताएंगे कर्नवालिस, ठीक है। और फिर आपका 1798 में ये नाम याद रखिएगा, 1798 में ये गवर्नर थे वेलजेली। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1798 में गवर्नर कौन बन के आया था? वेलजेली। और इनके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, वेलजेली के द्वारा ही सहायक संधि का शुरुआत किया गया था। सहायक संधि का शुरुआत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। आपसे क्वेश्चन पूछे कि सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि का शुरुआत कौन किया था? वेलजेली किया। और कब किया? 1798 में किया। अगला पॉइंट समझिए, इसी के शासनकाल में, वेलजेली के शासनकाल में 1799 में फोर्थ अंग्रेज और मैसूर युद्ध हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था? वेलजेली। और इस समय ही टीपू सुल्तान का मृत्यु होता है। टीपू सुल्तान का मृत्यु। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था कि 1798 में गवर्नर जनरल कौन था? आंसर क्या हो जाएगा? वेलजेली, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है वेलजेली। और इसका इंपॉर्टेंट है सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस किसने शुरू किया था? वेलजेली ने शुरू किया था। अब आइए अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला देखिए क्वेश्चन की निम्नलिखित को भारत में उनके कार्यकाल के अनुसार क्रम से सजाएं। चलिए समझिए, ये अच्छा क्वेश्चन में से है। अब ये सब क्वेश्चन में तुक्का तो आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता है कौन कब आया था तब आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे वारेन हेस्टिंग का, इसका शासनकाल था आपका 1774 से लेकर 1785, ठीक है। डलहौजी का बात करते हैं तो इसका शासनकाल था 1848 से लेकर 1856। और डलहौजी में एक पॉइंट याद रखिएगा, डलहौजी के द्वारा ही राज्य हड़प नीति शुरू किया गया था। आपसे पूछता है राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि यह कहा गया था कि अगर किसी राज्य में उस राजा का अपना वंशज नहीं है तो उस राज्य को अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। और इसके द्वारा 1848 में सबसे पहले महाराष्ट्र का सतारा को राज्य हड़प नीति के द्वारा हड़पा गया था, ठीक है। तो डलहौजी के द्वारा। वेलजेली का आपको बताया है 1798 से 1805। और फिर आपका कर्नवालिस जो है, इसका याद रखिएगा 1786 से लेके 1793। और इसी के द्वारा एक शुरू किया गया था कर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि अस्थाई बंदोबस्त प्रथा का शुरुआत कौन किया? कर्नवालिस। अब देखिए, अभी हम क्रम से सजाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसका आएगा? सबसे पहले आपका आ रहा है, सबसे पहले है वारेन हेस्टिंग, यानी 1 नंबर सबसे पहले आएगा। अब वारेन हेस्टिंग के बाद आपका 85 के बाद 86 किसका है? तो कर्नवालिस का है। तो 1 के बाद कर्नवालिस 4 में है, तो 4 नंबर सेकंड में आएगा, 1-4, ठीक है। अब कर्नवालिस के बाद थर्ड में हमारा क्या है? ये 1848 है, किसका है? तो डलहौजी का। और वेलजेली का 1798। तो फिर आपका वेलजेली आ जाएगा, तो 3। और फिर आपका 2, तो 1432 किसमें है? 1432, ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि कौन सा गवर्नर कब कब आया था। आपको गवर्नर का टाइम पीरियड याद रखना पड़ेगा कि कौन गवर्नर कब कब आया था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी तब भारत का वायसराय कौन था? यहां ध्यान देना है, जो यहां पर दिया करजन। करजन के साथ आप याद रखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इरविन के समय 5 मार्च 4-5 मार्च 1930 को
गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता, ये आपको डेट याद रखना, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ठीक है। फिर आपका मिंटो है और चेम्सफोर्ड है, ठीक है। अब देखिए हमारे काम लायक दो बताए हैं। अब यहाँ पर समझिए बंगाल विभाजन याद रखिएगा, करजन के समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया, कब दिया गया था, 1931। आपको यहाँ पर याद रखना है फांसी कब दिया गया, 1931। तो आप यहाँ पर इरविन का शासनकाल भी याद रखिएगा, 1926 से लेके 1931 था। इरविन का शासनकाल 1926 से 1931। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दिया गया था उस समय वायसराय कौन था, तो क्या हो जाएगा आंसर, इरविन हो जाएगा। तो यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत का पहला वायसराय कौन था। देखिए यहां पर आपको समझना कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। यह पॉइंट याद रखना, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करना एग्जाम के लिए, ठीक है, कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसके तहत बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, आपको नाम याद रखना है, वारेन हेस्टिंग। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, सेकेंड हमारा पॉइंट है कि 1833 का जो अधिनियम था, 1833 का अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, 1833 के अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो अब ये कौन था भाई, तो आपको यहां पर नाम याद रखना है, ये थे आपके विलियम बेंटिक। क्या नाम है, विलियम बेंटिक। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, तीसरा और लास्ट जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब इसके द्वारा क्या किया गया, आपका गवर्नर के साथ साथ एक नया पोस्ट बनाया गया, वायसराय। अब इस समय जो व्यक्ति थे उनका नाम था कैनिंग, क्योंकि जो कैनिंग है, कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेके 1861 तक, तो कैनिंग का। तो आपको ये जितना पॉइंट बताया आपको याद रखना है। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत का पहला वायसराय हमारा कैनिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसने कहा था, अच्छा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ध्यान देना है, किसने कहा था कि मैं एक सोशलिस्ट और एक रिपब्लिकन हूं, यानी कि ये स्टेटमेंट किसका है कि मैं एक सोशलिस्ट और एक रिपब्लिकन हूं, यानी किसके द्वारा यह कहा गया था। तो आपको देखिए यहां पर पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपको हम एक घटना बताते हैं 1929 का, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, आपको याद रखना है 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और इसी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, इसी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो कि रावी नदी के किनारे हुआ था, रावी नदी के किनारे आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वराज और पूर्ण स्वाधीनता। देखो पहले जो भारत है वो अंग्रेज का गुलाम था, लेकिन जब धीरे धीरे जब आजादी की ओर बढ़ना शुरू हुए तो अनेक स्वतंत्रता सेनानी आए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण नाम आता है जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया, आपको इस बुक का नाम याद रखना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत का खोज। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का खोज पुस्तक के लेखक कौन है, आप क्या बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने, जैसे कांग्रेस का आप नाम सुने होंगे, कांग्रेस जो है, कांग्रेस का स्थापना 1885 को हुआ था। और कौन किया था, तो एओ ह्यूम किया था।
कांग्रेस का स्थापना 1885 को एओ ह्यूम ने किया था, और उसी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि रावी नदी के किनारे था, उसी में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वाधीनता का मांग करते हुए झंडा को फहराया और यहीं से गणतंत्र का घोषणा किया। गणतंत्र का मतलब होता है कि उस देश का राष्ट्राध्यक्ष जो होगा उसका चुनाव होगा, ये वंश के अनुसार नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन में देखते होंगे कि जो राजा होता है ये वंश के अनुसार होता है, भारत में जो है ये आपका राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्राध्यक्ष चुनाव के द्वारा जाता है, उसी को बोलते हैं गणतंत्र। तो मैं एक सोशलिस्ट और एक रिपब्लिकन हूँ, ये किसने कहा था? तो यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अपना नाम याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। इनका बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था, यह भी स्टेटमेंट वाला है कि राजनीति को धर्म से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, यह भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, किसने कहा था। ठीक है, यह किसने कहा था कि राजनीति को धर्म से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। देखिए यहां पर आपको कुछ नाम दिख रहा है, जैसे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, आप पॉइंट याद रखिएगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को ही 1971 में भारत रत्न दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। ठीक है, जाकिर हुसैन, पॉइंट याद रखिएगा, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम है जाकिर हुसैन। ठीक है, और नेहरू जी के बारे में बता दिए हैं। अब महात्मा गांधी, तो यहाँ पर महात्मा गांधी का पॉइंट याद रखिए, 1915 में यानी कि 9 जनवरी 1915 को ये साउथ अफ्रीका से भारत वापस आते हैं, साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को। और यह स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था। क्या कहा गया था? कि राजनीति को धर्म से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा ही यह लाइन कहा गया था कि राजनीति को यानी पॉलिटिक्स को धर्म से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, यानी कि राजनीति और धर्म एक साथ चलता है। यह स्टेटमेंट कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम से सजाएं। आपको याद रखना है कि सही क्रम से सजाना है। अब इस घटना का आपको जब तक वर्ष याद नहीं होगा तब तक आप इसको क्रम से सजा नहीं सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए यूएसएसआर का विघटन, ये आपको पता होगा कि यूएसएसआर का विघटन जो हुआ था 1990-91 में हुआ था। यानी जो सोवियत संघ है, आप सुने होंगे सोवियत संघ का विघटन कि रूस का निर्माण हुआ तो 1990-91 में। रूस का क्रांति हुआ था 1917। अब देखिए आपको यहां से क्या लॉजिक लग रहा है, यानी जो पहला नंबर है इसको अगर नंबर देंगे तो 1, 2, 3 और 4, यानी कि 1 नंबर पहले होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर पहले यानी कि इसके पहले होना चाहिए। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि सबसे पहले होगा, इसके पहले होना चाहिए। तो 2 से पहले 1 किसमें किसमें है भाई? तो यहां काट दीजिए, यहां भी काट दीजिए, यहां भी काट दीजिए, हमारा आंसर तो 1 ही मिल गया। यानी आपको समझ में आ रहा है कि रूस का क्रांति कब हुआ? 1917 में। सोवियत संघ का विघटन 1990-91 में। अब देखिए सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण 1979। ठीक है, सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण 1979 और बर्लिन का दीवार जो है 1989। ठीक है, आपको ये वर्ष याद रखना है कि कौन सा कब हुआ था। तो आप यहाँ ये बता दीजिए कि रूस का क्रांति सबसे पहले हुआ, और जब रूस का क्रांति सबसे पहले हुआ मतलब 1 नंबर सबसे पहले, और 1 हमारा किस में है? तो 1 हमारा है बी में, आंसर नंबर बी हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? आपको ये घटना याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अच्छा, फिर यहां पर मिलान करें, चलिए समझिएगा, मिलान करें यानी कि किसमें मिलान करना है भाई? अच्छा, ये आर्टिकल बोल रहा है, आर्टिकल यहां होगा अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद। जैसे ग्राम पंचायत का गठन,
अगर हम बात करें ग्राम पंचायत जो है, इसके बारे में कौन सा आर्टिकल में है, तो इसका जिक्र है आर्टिकल नंबर 40। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 40 किस में है, देखिए हमको अगर एक पता है कि आर्टिकल 40 में है, तो हम देखेंगे आर्टिकल 40 कहाँ है, आर्टिकल 40 यहाँ है, यानी कि ए का 3, तो ए का 3 किस में दिख रहा है, ए का 3 एक में दिख रहा है। ठीक है, अब बाकी आर्टिकल देख लेते हैं। दूसरा हमारा है समान नागरिक संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये हमारा किस आर्टिकल में है, तो इसका जिक्र है हमारा आर्टिकल 44 में, समान नागरिक संहिता। देखिए समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य, आपको ये भी याद रखना है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य, राज्य का नाम है उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। ठीक है, समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है कि उस एरिया में विवाह का, तलाक का, उत्तराधिकार का और गोद लेने का कानून जो है सब धर्म का बराबर होगा। तो समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि सभी कानून बराबर है। कौन सा कानून, तो आपका विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार का कानून जो है सभी धर्म का बराबर होगा, उसी को बोलते हैं समान नागरिक संहिता। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, इसका जिक्र किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 44 में है। फिर हमारा है कृषि और पशुपालन, तो कृषि और पशुपालन जो है इसका है जिक्र आर्टिकल 48 में, यानी एग्रीकल्चर, कृषि और पशुपालन। तो आपको याद रखना कृषि और पशुपालन कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 48। फिर हमारा है कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण, आर्टिकल नंबर 50, यानी आर्टिकल 50 क्या कह रहा है, आर्टिकल 50 कह रहा है कि जो कार्यपालिका है यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशियरी, समझिएगा, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशियरी, ये दोनों जो है अलग अलग होगा। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अलग अलग है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 50। तो यहाँ पर कौन कौन सा आर्टिकल बताए हैं, आर्टिकल नंबर 44 समान नागरिक संहिता, आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायत का गठन, आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन और आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण। यहाँ पर एक और आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 51, आर्टिकल नंबर 51 क्या है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय शांति, यानी इसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51A क्या है, तो मौलिक कर्तव्य। ये सबको आर्टिकल याद रखना है, कुछ आर्टिकल बताए हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी का निर्धारण किन तरीका से किया जाता है, समझिएगा, गरीबी यानी कि कौन कितना गरीब है इसका निर्धारण कैसे करेंगे। तो देखिए गरीबी का हम बोले कि गरीबी का निर्धारण कैसे किया जाता है, अगर आपसे पूछे गरीबी से आप क्या समझते हैं, तो आपको यहां समझना है कि जो गरीबी का निर्धारण जो है, ठीक है, तो गरीबी का निर्धारण करने के लिए आय विधि नहीं, उत्पादन विधि भी नहीं और प्रति व्यक्ति आय भी नहीं है। अगर ये डिटरमाइन करना है कि कौन कितना गरीब है, ठीक है, तो आपका दिमाग में यह आना चाहिए कि अगर हमको किसी भी क्षेत्र का गरीबी का मेजरमेंट करना है, ठीक है, यहाँ मेजरमेंट से हम बताते हैं कि अगर आपको मेजरमेंट करना है तो एक आपका होता है गरीबी का और दूसरा आपका होता है राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का। अगर गरीबी का निर्धारण करना है तो गरीबी का निर्धारण होगा व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। गरीबी का निर्धारण कैसे होगा, तो कौन कितना खर्च कर रहा है, ऐसे ना पता करते हैं, मान लो जो ज्यादा खर्च करता है ज्यादा अमीर है, तो कौन कितना खर्च कर रहा है इससे हम डिटरमाइन करते हैं कि वो कितना गरीब है। तो गरीबी का निर्धारण कैसे होता है, तो व्यय विधि से। यहां पर देखिए एक लाइन दिया है प्रति व्यक्ति आय, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय का आपको फॉर्मूला याद रखना है, तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है NNP डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, इसको याद रखना है। NNP का मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट।
यानी कि नेशनल यानी कि हमारे राष्ट्र में कितना प्रोडक्ट हुआ है, और उसको हम जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकलेगा प्रति व्यक्ति आय। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली मिलता नहीं याद करने के लिए कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, तो एनएनपी बाई टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको हम क्या बताएं कि गरीबी को कैसे मेजर करते हैं। तो गरीबी का मेजर किया जाता है व्यय विधि से। कैसे मेजर करते हैं? व्यय विधि। अगर हम जब बात करेंगे राष्ट्रीय आय, इसको मेजर करने का कितना तरीका है? इसको मेजर करने का 3 तरीका, ये आपको 3 तरीका याद रखना है। सबसे पहला कौन सा होगा? सबसे पहला होगा व्यय यानी एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा होगा हमारा आय यानी इनकम मेथड, और तीसरा होगा हमारा प्रोडक्शन जिसको हम बोलेंगे उत्पादन विधि, और कहीं कहीं इसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। तो आपको यहाँ पॉइंट क्या याद रखना, देखिए आपको हम बताएं कि गरीबी को कैसे मेजर करते हैं। तो गरीबी को मेजर करने का एक ही तरीका है, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कितना खर्च कर रहे हैं तब गरीब पहचानेंगे। अब राष्ट्रीय आय को कैसे मेजर करते हैं? तो राष्ट्रीय आय को मेजर करने का 3 तरीका है, एक्सपेंडिचर, इनकम और प्रोडक्शन, यानी कि व्यय, आय यानी आय, व्यय और आपका प्रोडक्शन यानी उत्पादन। ये 3 तरीका से हम राष्ट्रीय आय को मेजर करते हैं, और व्यय विधि से हम गरीबी को मेजर करते हैं। और जब हम यहाँ पर एनएनपी यानी कि नेशनल प्रोडक्ट में जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तब हमारा निकल जाएगा पर कैपिटा इनकम। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि खेती में पाई जाने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है। जैसे देखते होंगे कि जो खेती में पाया जाने वाला बेरोजगारी यानी एग्रीकल्चर का बात कर रहे हैं, तो जो एग्रीकल्चर है, खेती जो है, इसमें जो बेरोजगारी पाया जाता है, जैसे आप देखने में क्या लगता है कि किसी खेती में यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, 4-5 आदमी देखते होंगे एक काम में लगा हुआ है, लेकिन वहां पर काम जो है 2 आदमी का ही है। यानी कि जहां पर हमको दिखाई दे कि ज्यादा आदमी इंप्लॉय में है, लेकिन वहां पर रियल में वो इंप्लॉय में नहीं है, यानी उसको हम बोलेंगे छिपी हुई बेरोजगारी। क्या बोलेंगे? छिपी हुई बेरोजगारी। यानी कि वैसा काम जिसमें कि आपको दिखाई देगा कि 15 आदमी काम कर रहा है, लेकिन वहां पर रियल में 5 आदमी से भी काम हो जाता, तो जो 10 आदमी था ना, वो आपका बिना मतलब का है, उसका वहां पर रोजगार नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे छिपी हुई बेरोजगारी, जो कि हमारा एग्रीकल्चर यानी कृषि में मिलता है। और इसी को इकोनॉमिक्स से भाषा में बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आपको याद रखना है क्या नाम है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छिपा हुआ बेरोजगारी। यानी दिखता है कि हमारा 15 आदमी काम कर रहा है, लेकिन रियल में काम कर रहा है 5 आदमी। बस वो 15 आदमी है कि काम कर रहा है, लेकिन हमारा काम जो है 5 आदमी से ही हो जाए। आप मान के चलिए कि अगर किसी जगह पर खेती करना है और वहां पर अगर हमको बीज को रोकना है, और बीज रोकने के लिए अगर 4 आदमी ही आवश्यक है, और वहां पर 10 आदमी मिलकर काम कर रहा है, तो जो 6 आदमी है वो आपको लग रहा है कि काम कर रहा है, लेकिन रियल में वो काम नहीं कर रहा है। उसी को हम बोलेंगे छुपा हुआ बेरोजगारी यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट यानी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक्स में बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है। यहां ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर आपको एक पॉइंट समझना है। एक आपका होता है जीडीपी, आप नाम सुने होंगे, इसी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में से क्या बोलेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। और दूसरा हमारा होता है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये दोनों में आप अंतर समझिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब दोनों में देखो अंतर समझना है। अगर आप अंतर समझ लेंगे तो आपका आधा काम यहीं पर हो जाएगा नेशनल इनकम का। जैसे यहां पर देखो जीडीपी का मतलब क्या है, तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वहां जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ जीडीपी का मतलब हुआ कि जैसे ये पूरा एक कोई देश है,
अब इस देश में बाहर का भी आदमी आके रह रहा है और अपना भी देश का आदमी है। अगर किसी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, यानी किसी भी देश में, उसके ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो, अब ये प्रोडक्शन आपका इंडिया का आदमी करे, या जैसे नहीं होता कि बाहर से कोई कंपनी आकर के भारत में स्थापना किया है, तब ये दूसरा कोई कंपनी करे, लेकिन अगर ये ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर हो रहा है, इसको हम बोलेंगे जीडीपी। आप समझिएगा पॉइंट को हम क्या बता रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि अगर किसी भी देश में उसके ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर वर्ष के अंत में अंतिम रूप से जो उत्पादन हो रहा है, यानी ज्योग्राफिकल बाउंड्री कहने का मतलब है कि हमारे, जैसे अगर हम इंडिया का बात करेंगे, एग्जांपल समझिए, अगर इंडिया में जापान का कोई कंपनी आकर के यहाँ पर अपना कंपनी बनाया है, अब उस कंपनी के द्वारा साल के अंत में जो उत्पादन हो रहा है, तब वो जो हमारा काउंट होगा वो जीडीपी में कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि वो भारत के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर है। समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी देश के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर किसी भी तरह का उत्पादन, किसी भी तरह का प्रोडक्शन, चाहे वो देश का आदमी करे, चाहे वो विदेश का आदमी करे, लेकिन वो भारत में करे, तब उसको बोलेंगे जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर यही प्रोडक्शन, समझिएगा, अब जीएनपी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग में से भारत का भी आदमी अगर कोई विदेश में जाके रह रहा है और वो वहां पर अगर प्रोडक्शन कर रहा है, वहां पर उसका जो इनकम हो रहा है, तब वो हमारा नेशनल में कहलाएगा। इसको हम बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी में क्या हुआ? जीडीपी में हुआ कि किसी भी देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में वर्ष के अंत में अंतिम रूप से जो भी उत्पादन हो रहा है, चाहे वो देश का आदमी करे, चाहे विदेश का आदमी करे, लेकिन उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होगा, उसको हम बोलेंगे जीडीपी। ठीक है। और फिर आपका होता है, अगर किसी भी देश में, यानी सपोज करिए कि अगर अमेरिका में भारत का आदमी जा करके वहां पर काम कर रहा है, तो उसके द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो वहां से जो पैसा यहाँ भेजा जाएगा, उसको हम बोलेंगे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य ह्रास। जैसे मान लो कि हम ये मशीन खरीदें, अब 1 साल के बाद इसका जो वैल्यू है कम होगा, उसी को हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, यानी मूल्य ह्रास। तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन जो है, ये हमारा कहलाता है एनडीपी। ठीक है। अब उसी तरह से हम अगर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा एनएनपी। यहां तक क्लियर है? तो आपको जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है, यहां तक क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी देश की सीमा के अंदर, देखिए सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोलेंगे जीडीपी। यहां तक क्लियर? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन कि प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकाला जाता है। आपको फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। बस इसमें फॉर्मूला है एक कि प्राइमरी डेफिसिट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा। तो प्राइमरी डेफिसिट बराबर फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये आप अगर फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपको काम आएगा। आपको फॉर्मूला याद रखना है। आपसे एग्जाम में देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, यानी प्राथमिक घाटा बराबर क्या बोलिएगा, हिंदी में बोलेंगे तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। तो क्या हो जाएगा हमारा फिजिकल डेफिसिट, यानी कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट बराबर फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा है कि नेशनल इनकम किसके बराबर होगा। यहां समझिए, अभी आपको पता है नेशनल इनकम के बारे में। देखिए, अगर हम जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, तो यहां पर हमारा आएगा एनडीपी। जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें से मूल्य ह्रास। देखिए, मूल्य ह्रास का मतलब फिर से बता रहे हैं, सपोज ये हमारा बोर्ड है, अगर इसका वैल्यू अभी मान लीजिए 2 लाख है और 1 साल के बाद इसका वैल्यू अगर 1.5 लाख हो जाएगा, यानी जो 50,000 जो कमी हुआ है ना,
उसी को हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। हिंदी में इसको बोलते हैं मूल्य ह्रास। क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास। तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन क्या कहलाता है? तो आपको समझना है कि जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन एनडीपी और जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन कहलाएगा एनएनपी। अब ये जो एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, अब यहां पर दो पार्ट में आएगा। एक आपका है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और दूसरा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। समझिए, तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन एनडीपी और जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन एनएनपी। और अभी आपको थोड़ा देर पहले ही हम जीडीपी और जीएनपी में अंतर बता दिए क्या होता है। ठीक है, तो जब जीडीपी से डेप्रिसिएशन घटाएंगे एनडीपी और जीएनपी से डेप्रिसिएशन घटाएंगे एनएनपी, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। अब यहां पर आप पॉइंट समझिए कि जब आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है, यही जो है इसी को हम मिला करके बोलेंगे भारत का नेशनल इनकम। क्या बोलेंगे? भारत का नेशनल इनकम। और हम जब नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा पर कैपिटा इनकम। इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलेंगे इसे? पर कैपिटा इनकम। तो आपको यहां क्या समझना है कि जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो एनडीपी आएगा, और जब जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो एनएनपी आएगा। अब जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर और नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर। तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी एफसी, इसको हम क्या बोलेंगे? एनएनपी एफसी। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है, और जब इसको हम पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तब ये हमारा कहलाएगा पर कैपिटा इनकम। इसे हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। इसे क्या बोलेंगे? प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। और एनएनपी एट एफसी को ही बोलते हैं भारत का नेशनल इनकम। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा नेशनल इनकम क्या होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एनएनपी एट एफसी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस रंग की रोशनी के लिए स्कैटरिंग सबसे कम होता है? देखिए स्कैटरिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकीर्णन। देखिए प्रकीर्णन स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? फैलना। अब जैसे आप प्रिज्म देखे होंगे, अब यहां से आपका व्हाइट लाइट जाता है, अब यहां से अलग अलग कलर निकलेगा। आपको याद होगा VIBGYOR, ये आपका कलर है। ये जो आपका नीचे में है, इसका आपका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ कम होता है, और इसका आपका वेवलेंथ ज्यादा होगा। और आपको यहां पर पॉइंट याद रखना है कि जो प्रकीर्णन है, जो स्कैटरिंग है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? वेवलेंथ का। यानी जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका प्रकीर्णन सबसे कम। तो किसका वेवलेंथ ज्यादा है? रेड का। तो रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपका फिजिक्स का ऑप्टिक्स टॉपिक का क्वेश्चन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पीतरस का कार्य क्या है? पीतरस क्या है समझिएगा। जैसे एक हमारा होता है लीवर, जिसे हम बोलेंगे यकृत। लीवर से ही हमारा निकलता है बाइल जूस। लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस। इसी को बोलते हैं पीतरस। और ये जो बाइल जूस निकलता है, ये आपका स्टोर होता है कहां पर? तो ये हमारा है गॉल ब्लैडर, इसको बोलते हैं पित्ताशय। समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बाइल जूस यानी पीतरस, इसका पीएच वैल्यू जो होता है बाइल जूस का 7.5 से 8.2। बाइल जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.5 से 8.2। यानी इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर होगा स्लाइटली बेसिक। नेचर कैसा होगा? इसका नेचर होगा स्लाइटली बेसिक। ठीक है, यानी पीएच वैल्यू 7.5 से 8.2। बाइल जूस निकलता कहां से है? लीवर से निकलता है। स्टोर कहां पर होता है? स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और ये बाइल जूस करता क्या है भाई? तो बाइल जूस जो है ये आपका फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट यानी कि वसा,
यानी फैट का डाइजेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है, मदद करता है। और बाइल जूस, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है येलोइश ग्रीन। कैसा होता है, येलोइश ग्रीन। येलो कलर किस कारण से, तो येलो कलर जो है बिलीरुबिन के कारण से, और ग्रीन कलर जो है बिलीवर्डिन के कारण से। तो आपको पॉइंट याद रखना, जो पीत रस है, जैसे हमारा जो लीवर है, लीवर से निकलता है बाइल जूस, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फैट का यानी वसा का पाचन करना। इकट्ठा कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में जमा होता है, ठीक है। अब ये करता क्या है, तो ये आपका जो फैट को पचाता है यानी फैट का डाइजेशन करता है। इसका कलर होता है येलोइश ग्रीन। येलो कलर बिलीरुबिन के कारण और ग्रीन कलर जो है बिलीवर्डिन के कारण। इसका पीएच वैल्यू 7.5 से 8.2। नेचर कैसा है, स्लाइटली बेसिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वसा का आयसीकरण, ऑप्शन नंबर बी। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा, समझिएगा। जैसे एक हमारा होता है चूना, जिसको हम बोलते हैं लाइम यानी क्विक लाइम। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ठीक है। और जब हम CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम में जब हम पानी मिला देंगे, तब ये हमारा बनाएगा CaOH2। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है क्विक लाइम का फॉर्मूला बताइए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें वाटर मिलाएंगे क्या बनेगा, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम बोलते हैं स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम, या इसी को बोलेंगे लाइम वाटर। तो आपसे पूछे लाइम वाटर का फॉर्मूला पूछे, स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला पूछे, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, हिंदी में बोलेंगे इसको बुझा चूना, ठीक है। और जब हम CaOH2 से जब क्लोरीन गैस पास करेंगे, तब यहां से बनाएगा आपका CaOCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसे, ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ठीक है। एक आप याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म का भी, CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आप नाम सुने होंगे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके प्रति का सही जवाब नहीं है, मरकरी। तो मरकरी का Hg होता है, ठीक है। लेड, लेड का Pb होता है, सिल्वर का Ag होता है, और सोडियम का Na सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर याद रखिएगा 11, सिल्वर का याद रखिएगा 47, लीड का 82 और मरकरी का 80, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब यहां पर याद रखिए सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का क्या है, सुचालक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का सुचालक। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। तो ये आपका जो 25 क्वेश्चन था ये आपका कंप्लीट हुआ प्रैक्टिस सेट 2 का, ठीक है। अब अगले ही वीडियो में मिलेंगे ऐसा ही अगले सेट के साथ, तो प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।